हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं रेलवे साइंस को देखेंगे, जो कि आपका रेलवे 2024 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसका साइंस को हम कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं कि यदि किसी चालक की लंबाई 3 गुनी कर दी जाए तथा अन्य कारकों को परिवर्तन न किया जाए। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, तभी क्वेश्चन बना पाएंगे आप। किसी चालक की लंबाई को 3 गुना करना है, मतलब कि लेंथ को जो है आपका 3 गुना कर देना है और अन्य कारक को जो है आपको कांस्टेंट छोड़ देना है, एज इट इज छोड़ देना है, परिवर्तन नहीं करना है। तो चालक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम फार्मूला को लिखेंगे। प्रतिरोध इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। रो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो प्रतिरोधकता हो जाता है। एल जो होता है लेंथ होता है, ए जो होता है एरिया होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो यदि किसी चालक की लंबाई को 3 गुना करना है, मतलब कि रो को वैसा ही छोड़ देना है और इसको जो है लंबाई को 3 गुना कर देना है और अन्य कारक को एज इट इज छोड़ देना है। तो देखिए प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, तो एल हो जाएगा। यहाँ पे कंक्लूजन क्या आया कि अगर हम एरिया को एज इट इज छोड़ देते हैं, प्रतिरोधकता को एज इट इज छोड़ देते हैं, तो आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जा रहा है, आर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो हो जा रहा है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो हो रहा है एल हो जा रहा है। तो एल जो हो जाता है आपका 3 गुना हो जा रहा है, तो प्रतिरोध भी जो हो जाएगा आपका 3 गुना हो जाएगा। तो 3 यार यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो देखिए एक समान रहेगा, गलत हो जाएगा, एक तिहाई नहीं होगा, एक का छठवां भाग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए कि मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो मायोपिया बोलते हैं। कि समस्या को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके ठीक किया जाता है। तो देखिए अगर बात करते हैं निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष होता है किसको कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष में जो होता है, निकट की वस्तु को हम साफ साफ देखते हैं बट दूर की वस्तु को हम साफ साफ नहीं देखते हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, तो निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। एक जो होता है आपका दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष को हम इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु को हम साफ साफ देखते हैं और नज़दीक की वस्तु को हम साफ साफ नहीं देखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया है, निकट दृष्टि दोष की समस्या किसके कारण ठीक, किसके निवारण से ठीक होता है। तो देखिए एक उचित क्षमता वाला उभयोत्तल लेंस, गलत काट दीजिए, अभयोत्तल लेंस नहीं, इसमें जो होता है आपका अवतल लेंस का यूज किया जाता है, जिसका डायोप्टर जो होता है माइनस होता है। आगे देखते हैं एक समतल कांच प्लेट, इसको भी काटिए। एक उचित क्षमता वाला उत्तल लेंस, तो देखिए उचित क्षमता वाला उत्तल लेंस जो होता है आपका पॉजिटिविटी डायोप्टर जो हो जाएगा आपका दूर दृष्टि दोष के लिए सही होता है। और एक उचित क्षमता वाला अवतल लेंस का यूज किया जाता है, जिसका डायोप्टर जो होता है आपका माइनस में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र सामर्थ्य होता है। तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि विद्युत धारावाही वृत्ताकार के लिए, तो देखिए यहाँ पे वृत्ताकार हम ले लेते हैं, वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र सामर्थ्य होते हैं। तो देखिए केंद्र पे न्यूनतम होते हैं, गलत हो जाएगा, केंद्र पे अधिकतम हो जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा। केंद्र के परिधि पे अधिकतम होंगे, गलत हो जाएगा, केंद्र परिधि पर अज्ञात होगा, ये भी गलत होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, तो देखिए विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के लिए के क्षेत्र सामर्थ्य केंद्र पर जो होता है आपका अधिकतम होता है। अगर बात करते हैं इस लूप के अंदर तो इस लूप के अंदर जो होता है आपका क्या होता है, लूप के अंदर मैक्सिमम होता है। वही अगर बात करते हैं सेंटर पे, तो सेंटर पे सबसे मैक्सिमम मतलब कि महत्तम होता है चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है आपका टेस्ला होता है, और एक टेस्ला इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग जो है प्रति अम्ल में एक घटक के रूप में करते हैं। तो देखिए आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे होंगे ईच एंड एवरी डे, तो देखिए प्रति अम्ल से क्वेश्चन जो है आपका ईच एंड एवरी शिफ्ट में देखने को मिल रहा है कि अम्ल जो है क्षार से अभिक्रिया करके करेगा तो क्या बनाएगा। तो देखिए उसी प्रकार के ये क्वेश्चन है। तो क्या बोला गया है,
प्रति अम्ल के एक घटक के रूप में यूज किया जाता है। तो प्रति अम्ल के घटक में हम किसका यूज करेंगे? तो देखिए, अगर इनकेस हमारे पेट में जो होता है हमारे आमाशय में जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, मतलब कि HCl एसिड होता है जो कि आपका एसिड है। और वही अगर प्रति अम्ल की बात करते हैं तो प्रति अम्ल में हम किसी भी चीज़ को लेंगे तो हम बेस को लेंगे, मतलब कि क्षार को लेंगे। तो देखिए NaCl जो होता है आपका ना बेस होता है ना क्षार होता है, न्यूट्रल होता है, इसको काटिए। कॉपर सल्फेट भी है, इसको हटा दीजिए। नाइट्रिक अम्ल एसिड तो हमको लेना ही नहीं है। तो आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? तो खाने वाला सोडा बोलते हैं। इसी को हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है Na2CO3 जो होता है इसका सामान्य सूत्र होता है, सॉरी NaHCO3 जो होता है इसका सामान्य सूत्र होता है। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, इसको खाने वाला सोडा भी हम बोलते हैं। अब आगे देखते हैं कि यह जो होता है गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है जो खाद्य पदार्थों को स्पंजी बनाता है। तो देखिए खाने वाला सोडा जो होता है, अगर खाद्य पदार्थ में खाने वाला सोडा को यूज करते हैं तो क्या करेगा? खाद्य पदार्थों को स्पंजी बना देता है, जैसे कि ब्रेड में यूज होता है। उसके बाद आपको बता दें जलेबी में यूज होता है। आगे देखते हैं कि यह प्रति अम्ल के रूप में पेट की अम्लीयता को दूर कर अपच की ख़त्म करता है। तो देखिए खाने वाला सोडा जो होता है, अगर आपके घर में खाने वाला सोडा है, और पेट में अम्लीयता हो गया है तो उस कंडीशन में आप नाम मात्रा को ले सकते हैं, जिसके वजह से जो है आपका पेट जो होता है अम्लीयता से जो होता है न्यूट्रल हो जाएगा। तो देखिए अगर आपके पेट में अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में आप नींबू का सेवन ना करें। तो अगर नींबू का सेवन कीजिएगा तो वो भी एसिड होता है, तो और एसिड मिल करके हाई एसिड बना देगा। तो इसीलिए जो होता है आप नींबू का सेवन ना करें। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करेंगे, खाने वाले सोडा का यूज करेंगे। इसका उपयोग जो है आपका अग्निशमक में भी कर सकते हैं। यह फफूंदी वृद्धि को रोकता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है खेल पूरक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह मांसपेशियों के सहनशक्ति में सुधार लाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक एल्कोहल के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो कार्बन यौगिक एल्कोहल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए एल्कोहल का फॉर्मूला होता है यहाँ पे CnH2n+1 OH जो होता है यही जो होता है आपका अल्कोहल का फॉर्मूला होता है। CnH2n+1 OH जो होता है कार्बोनिक समूह से संबंधित हो जाएगा आपका। एल्कोहल जो होता है OH अभिक्रियाशील समूह से संबंधित होता है। तो अगर मानते हैं हम यहाँ पे कौन सा बोला गया है? प्रोपेनॉल, एथेनॉल, प्रोपिनॉल, प्रोपेनोइक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा प्रोपेनॉल हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा कौन सा? प्रोपेनॉल हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए अगर मानते हैं एन के वैल्यू 1 हम लेते हैं तो 1 हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा? CH3OH हो जाएगा। तो CH3OH कौन सा है? मेथेनाइल हो जाएगा। मेथेनाइल प्रोपेनाइल अगर 2 लेंगे 3 लेंगे तो प्रोपेनाइल हो जाएगा, और अगर 2 लेते हैं तो एथेनाइल हो जाएगा। तो OH अभिक्रियाशील समूह से संबंधित होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो एल्कोहल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जब प्रोपेनॉल का फॉर्मूला कितना होता है? तो C2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो देखिए अम्ल को अगर हम जल में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए ध्यान से हम इसको देखेंगे। इसमें प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता में वृद्धि होती है। हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता में नहीं, हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता में जो होती है वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर 2 को देखेंगे, इसमें प्रति इकाई आयतन में जो हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता में कमी होती है। इसको काटिए, कमी नहीं क्या होती है? आपका वृद्धि होती है। इससे जो है प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता में जो होती है वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर 6 का सी हो जाएगा। आयनों की सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसको भी हम गलत काटेंगे। तो ऑप्शन नंबर 6 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा कि जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता में जो होती है आपका वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा नेफ्रॉन का एक प्रकार के आकार का भाग है इस जिसके साथ वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छी जुड़ा होता है? तो देखिए
क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि नेफ्रॉन में एक जो होता है कप के आकार का भाग होता है जिसके साथ ब्रिक में प्रत्येक केशिका गुच्छा से जुड़ा होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो बोमेन झिल्ली बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, बोमेन झिल्ली। देखिए बोमेन कैप्सूल जो होता है कप जो होता है संदृश संरचना है जो दोहरी दीवार युक्त थैली जो ब्रिक जो में ग्लोमेरस को घेरता है। नेफ्रॉन गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो कि रक्त को फिल्टर कर मूत्र का निर्माण करती है। नेफ्रॉन जो होता है आपका गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन, और ये जो होता है रक्त को फिल्टर करता है और मूत्र का निर्माण करता है। किसके द्वारा, तो ब्रिक के द्वारा। आगे देखते हैं नेफ्रॉन जो होता है ग्लोमेरस ब्रिक नलिकाएं और कोशिकाओं के नेटवर्क से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि 2 kg द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा 100 जूल होती है का वेग ज्ञात करना है। तो देखिए इसको सबसे पहले अगर इनिशियली हम पढ़ रहे हैं तो हमें ज्ञात कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि गिवन हमारा क्या क्या दिया गया है। तो गिवन में हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हमारा गिवन में क्या क्या दिया हुआ था। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाने के लिए हमको गिवन लिखना होगा। तो देखिए मास हमको दिया गया है, कितना दिया गया है, वेट आपको दिया गया है, गिवन में आपका द्रव्यमान कितना दिया गया है, तो एम बराबर जो है आपका कितना दिया गया है, 2 kg दिया गया है। और आपका गतिज ऊर्जा काइनेटिक ऊर्जा दिया गया है आपका 100 जूल दिया गया है। हमको निकालना क्या है, तो हमको फाइंड करना है आपका फाइंड करना है वेलोसिटी को जो है हमको फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे गिवन को नोट कर लिए। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है, ठीक है। तो देखिए जब 1/2 mv² होता है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 100 दिया गया है, ओके हो गया। और 1/2 इंटू मास 2 दिया गया है, इंटू वेलोसिटी के स्क्वायर देखेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 दिया गया है, तो v बराबर 10 हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब चूना पत्थर को गर्म किया जाता है, तो चूना पत्थर देखिए इससे भी क्वेश्चन है, प्रीवियस वाले जो सेट करवाए थे इससे क्वेश्चन देखने को आपको मिला था। अब देखते हैं हम यहाँ पे कि चूना पत्थर को, तो देखिए CaCO3 जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, चूना पत्थर हो जाएगा। जब हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म का सिंह जो होता है डेल्टा लेता है, गर्म कर रहे हैं उस कंडीशन में जो होता है गर्म करने पर क्या बनता है, तो बुझे हुए चूने बनते हैं। CaO+ जो होता है आपका CO2 बनता है, ठीक है, बुझे हुए चूने में परिवर्तित हो जाता है। तो किस प्रकार के अभिक्रिया, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, तो देखिए इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या कहेंगे, तो देखिए इस प्रकार के अभिक्रिया को हम बोलेंगे विघटन अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। क्योंकि जो देखिए CaCO3 जो होता है एक को जो होता है 2 में तोड़ दे रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा, ये अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। अपघटन अभिक्रिया हम कहते किसको हैं, तो देखिए जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयोजन होकर के एक यौगिक बनाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, संयोजन यौगिक बोलते हैं। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक जो होता है मिल करके बनाता है तो उसको हम संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जब जो होता है एक अभिकारक मिल करके 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करता है तो उसको हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और जब जो होता है जब एक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को यौगिक से विस्थापित कर नए यौगिक का निर्माण करता है तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। और जब द्वैय विस्थापन जो होता है मतलब कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो बार आयनों का विस्थापन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो A to Z एस्पेक्ट हम यहाँ से देख चुके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलना चाह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के परमाणविक त्रिज्या कितना होती है। तो हाइड्रोजन परमाणु के परमाणविक त्रिज्या जो होती है आपका 10⁻10 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलना चाह रहा है कि 0.5 kg द्रव्यमान की एक गेंद को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तो यह जो होता है 20 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। गेंद का प्रारंभिक वेग जो है आपको ज्ञात करना है, ठीक है, गेंद का प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है v² बराबर u²। और कहाँ बोला है कि कहाँ फेंका जा रहा है, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो ऊपर की ओर फेंकने के क्रम में यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट जा रहा है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन लेंगे। आगे
देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, तो भी स्क्वायर बोला गया है 0.5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को जो है ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। जब ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो देखिए ऊपर की ओर जब फेंका जा रहा है तो भी जो हो जाएगा आपका, भी जो होता है फाइनल वेलोसिटी होता है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो देखिए यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 गुने जी का मान हम यहाँ पे 10 लेंगे और एच का मान जो है आपका 2 मीटर दिया गया है, 20 मीटर दिया गया है। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर हम इसको पूरी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो यू स्क्वायर इक्वल टू 400 हो जाएगा। यू बराबर जो हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड से जो होता है आपका प्रारंभिक वेग फेंका जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका कौन सा हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन में नए जीवों का निर्माण होती है। तो देखिए कोशिका विभाजन और विखंडन में जो है पादप जो होता है आपका, पादप में ऐसा नहीं होता है। स्तनधारी हटा दीजिए, सरीसृप को काटिए तो आपका हो जाएगा एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में जो होता है आपका इस प्रकार के होता है, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय कोशिका जो होता है, देखिए कोशिकीय विभाजन एक जो होता है कोशिकीय जीव में प्रजनन का एक प्रकार का है जिसके द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। एक कोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया डीएनए की 2 समान प्रकृति होती है। प्रत्येक संतति में जीनोम का स्थानांतरण होता है तथा अंततः के कोशिका द्वारा विभाजन होता है तथा अंत में जो होता है 2 कोशिकाओं का निर्माण होती है। एक कोशिकीय कोशिका विभाजन जो होता है द्विविभाजन कहलाता है, जो समानतः प्रोकैरियोटिक जैसे कि ई कोलाई जीवाणु में होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कि किसी वस्तु के विस्थापन का मान 0 होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जो होती है आवश्यक होती है। तो देखिए इसको आते हैं ऑप्शन पे, तो वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम वेग जो होता है आपका समान होता है। तो देखिए अगर हम डिस्प्लेसमेंट विस्थापन की बात करते हैं तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो मतलब कि न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जब वस्तु को प्रारंभिक और अंतिम वेग जो होता है आपका समान होता है। तो देखिए प्रारंभिक वेग जब वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम जो होता है आपका समान होता है, तो अगर मानते हैं वेग नहीं, यहाँ पे प्रारंभिक और अंतिम स्थिति जो होती है समान होती है। जैसे कि हम 5 किलोमीटर जा रहे हैं और सेम जो होता है 5 किलोमीटर हम यहाँ पे रिटर्न आ रहे हैं, तो हमारे द्वारा विस्थापन कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति जब समान हो जाएगी तो आपका जो हो जाएगा विस्थापन जो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं विस्थापन जो होता है आपका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम विस्थापन बोलते हैं। अब विस्थापन जो होता है आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 1 के बराबर भी होता है। विस्थापन जो होता है डिस्प्लेसमेंट भी जो होता है आपका दूरी के डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं। दूरी को जो होता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है दूरी के इक्वल होता है, बट कब इक्वल होता है, जब एक सरल रेखा पे गमन कर रही हो तब। आगे देखते हैं यदि विस्थापन समय के समानुपाती होता है। देखिए अगर स्पीड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी टू टाइम होता है और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जो होता है आपका वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। अब देखते हैं अगर हम मानते हैं हम यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट जो है आपका टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट जो है आपका टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपका वेलोसिटी जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया कौन सी होती है। तो देखिए अगर मानते हैं प्रजातियों की आबादी को हमको स्थिर रखना है या जैव विविधता को बनाए रखना है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको प्रजनन करवाएंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका प्रजनन हो जाएगा। जैसे कि देखिए अगर मानते हैं कि किसी जीव का प्रजनन ना हो तो उस जीव को विविधता जो होती है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, उसका अस्तित्व जो होता है समाप्त होता है। वही यहाँ पे बोला गया है कि अगर किसी आबादी की स्थिरता को हमको उत्तरदायी बरकरार रखना है, बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रजनन की क्षमता प्रजनन करना पड़ेगा। तो देखिए जीवों के लिए प्रजनन जो होता है निम्न कारणों के लिए इससे होता है, महत्वपूर्ण होता है। प्रजातियों का पृथ्वी पर अस्तित्व बनाए रखने के लिए, आनुवंशिक विविधता को बचाए रखने के लिए और प्रजातियों को व्यक्तिगत महत्व प्रदान करने के लिए, ये सभी के लिए जो है आपका प्रजनन बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15
क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलना चाह रहा है, निम्नलिखित में से किस विलयन की पहचान उसके गंध से की जाती है। तो देखिए नमक अगर मानते हैं विलयन की पहचान जो है आपका गंध से कर सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं हम क्वेश्चन पे, सबसे पहले ये ऑप्शन पे आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है जल में नमक, तो जल में अगर नमक घुला हुआ है तो आप इसको गंध के माध्यम से नहीं पहचानिएगा, तो जब तक आप टेस्ट ना कीजिएगा। जल और चीनी के विलयन को भी सेम प्रकार हमको टेस्ट करना पड़ेगा। अगर मानते हैं जल में पोटेशियम पर मैग्नेट के घोल होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट का घोल होता है, तो इसको हम रंग के माध्यम से पहचानते हैं कि पोटेशियम पर मैग्नेट का घोल है। और वही अगर बात करते हैं तो जल में अगर आप डेटॉल को डालते हैं तो आपको गंध जो होता है आप पहचान लेते हैं कि यह डेटॉल का गंध है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी इसके वक्रता केंद्र आर के संदर्भ में है, किसके बराबर हो जाएगी। तो देखिए अगर मानते हैं सी बराबर जो होता है आपका 2f होता है, ठीक है, सी बराबर 2f होता है। तो देखिए सी जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है आपका फोकस के दुगना होता है। यहाँ पे पूछा कौन सा गया है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी पूछना है। तो देखिए यहाँ पे अगर डायग्राम को हम कवर करते हैं, मानते हैं आपका कोई अवतल दर्पण है, तो यहाँ पे डायग्राम को हम कवर करते हैं तो यहाँ एफ हो जाएगा, यहाँ पे भी जो होता है आपका सी हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका पोल हो जाएगा। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी हमको पूछना है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो r/2 जो हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज पदार्थों का वहन होता है। देखिए मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज पदार्थों का वहन किसके द्वारा होता है, तो मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज पदार्थों का परिवहन जो होता है आपका जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है। और बोला गया है जबकि उन पत्तियों तो एवं प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद मतलब कि पत्तियों और प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन सा हो जाएगा, तो फूड का परिवहन कौन सा करता है, तो फ्लोएम करता है। तो देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा, से इसका पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। तो देखिए क्लोरेनकाइमा पैरेनकाइमा इसको हटाइए, पैरेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा इसको भी हटाइए, फ्लोएम जाइलम नहीं हो जाएगा। देखिए फ्लोएम जो होता है फूड का परिवहन करता है, बट सबसे पहले हमको क्या बोला गया है, जल का परिवहन। तो जल का परिवहन जल के माध्यम जाइलम के माध्यम से होता है, और फ्लोएम के माध्यम से जो होता है आपका फूड का परिवहन होता है। हमारे पास जो होता है पादप ऊतक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक जो होते हैं आपका 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है आपका विभिजोतक ऊतक होता है, एक जो होता है आपका अस्थायी ऊतक होता है। अस्थायी ऊतक भी जो होता है आपका 2 प्रकार के होता है। अस्थायी ऊतक के एक आपका सरल ऊतक होता है, एक जो होता है आपका जटिल ऊतक होता है। सरल ऊतक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो सरल ऊतक के अंतर्गत आपका पैरेनकाइमा होता है, स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा, पैरेनकाइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा जो होता है आपका सरल ऊतक के अंतर्गत आता है। और जटिल ऊतक के अंतर्गत आता है कौन सा, तो जाइलम और फ्लोएम जो होता है जटिल ऊतक के अंतर्गत आता है। जाइलम जो होता है जल का परिवहन करता है, जाइलम जो होता है जल और खनिज का परिवहन करता है, और फ्लोएम जो होता है प्रकाश संश्लेषण के पत्तियों के द्वारा, पत्तियों जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण से उत्पाद बनाती है उसके द्वारा फूड का परिवहन जो होता है आपका फ्लोएम के माध्यम से होता है। यही जो है आपका जाइलम और फ्लोएम जो होता है पौधे में संवहनी तंत्र में 2 प्रमुख ऊतक होते हैं। जाइलम मृत होती है तथा जल के लिए अमेघ होती है। फ्लोएम कोशिकाएं जीवित होती है तथा भोजन के लिए परागम्य होती है। ध्यान दीजिएगा ये सभी क्वेश्चन, और जो ये आपको पॉइंट हम बताना चाह रहे हैं, ये पॉइंट जो है रेलवे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि किसी विलयन के आयतन प्रतिशत द्वारा आयतन की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो देखिए इसके लिए जो होता है विलेय पदार्थों का आयतन, इसका आंसर जो होता है आपका विलेय पदार्थों का आयतन डिवाइडेड बाई बिलियन का आयतन इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखिए विलेय पदार्थों का आयतन डिवाइडेड बाई बिलियन का आयतन, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलना चाह रहा है, किस जीव की भोजन रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं जो फिर से कोशिका द्रव में जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन को हम एक बार और करा चुके हैं कि किस जीव की भोजन जो होता है रिक्तिका में जटिल पदार्थ जो है सरल पदार्थों में टूट जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो होता है अमीबा के द्वारा होता है, अमीबा हो जाएगा इसका आंसर। अमीबा में जो भोजन जो होता है 3 प्रक्रिया से गुजरती है। कितने अमीबा में भोजन पचाने की प्रक्रिया निम्न होती है। सबसे पहले क्या होता है, देखिए
अमीबा का आकार जो होता है अनियंत्रित होता है, और ये जो होता है भोजन को अगर मानते हैं कि अमीबा भोजन को यहाँ पे डिडक्ट कर लिया, तो इसको कैसे करेगा? तो ये देखिए, ये इस तरह से जो होता है इसको कवर कर लेता है। तो सबसे पहले अमीबा जो होता है भोजन को क्या करता है? अंतर्ग्रहण करता है। क्या करता है? अंतर्ग्रहण करता है। उसके बाद क्या करता है? तो उसके बाद करता है फाइगोसाइटिस करता है, फाइगोसाइटोसिस करता है। उसके बाद क्या करता है? तो फाइगोसाइटोसिस करता है। फाइगोसाइटोसिस के अंतर्गत क्या करता है? तो भोजन को निगलने और भोजन रिक्तिकाएँ बनाने के लिए जो होता है स्यूडोपोडिया का उपयोग करता है, जो कि आपको हम पिछले भी कक्षा में बता चुके हैं। उसके बाद क्या करता है? तो पाचन करता है। जैसे ही पाचन हो जाएगा, तो पाचन के बाद क्या हो जाएगा? आपका अवशोषण हो जाएगा। तो देखिए, किसी भी पदार्थ को जैसे आप ही बताइए, अमीबा क्या करता है? निम्न पदार्थों से जुड़ता है। तो सबसे पहले जो है आपका अंतर्ग्रहण करेगा। अंतर्ग्रहण के बाद आपका फाइगोसाइटिस करता है। फाइगोसाइटिस के बाद क्या करता है? पाचन करता है। पाचन के बाद क्या होता है? अवशोषण होता है। और एक क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिला है, 2-3 बार जो है ALP CBT 1 में आपको देखने को मिल चुका है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा 19 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक विषीकृति कोशिका है जो विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का संग्रह करती है? तो देखिए, निम्नलिखित में से किस विषीकृति कोशिका है जो विद्युत आवेश के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जो होता है सूचनाओं को संवहन करता है? तो हम इसको क्या बोलेंगे? तो तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। तंत्रिका कोशिका के द्वारा ही ऐसा होता है। तंत्रिका कोशिका जो होता है आपका मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक जो होता है आपका डेंड्राइट्स हो जाता है। उसके बाद जो आपका सेल बॉडी होता है। उसके बाद जो होता है आपका एक्सोन होता है। तो देखिए, इसमें डेंड्राइट के देखेंगे, एक होता है डेंड्राइट हो जाता है। उसके बाद आप कौन सा होता है? तो सेल बॉडी होता है। उसके बाद जो होता है आपका एक्सोन होता है। तो देखिए, डेंड्राइट क्या करता है? तो डेंड्राइट जो होता है सूचनाओं का संग्रह करता है। डेंड्राइट जो होता है आपका संग्रह करता है। और सेल कोशिका क्या करती है? तो सेल कोशिका जो होता है प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाती है। कौन सा? तो सेल कोशिका हो जाएगा। उसके बाद जो होता है एक्सोन क्या करता है? तो इसके द्वारा अन्य कोशिकाओं को रासायनिक संकेत भेजा जाता है। तो एक्सोन के द्वारा जो होता है अन्य कोशिकाओं को जो है रासायनिक संकेत भेजा जाता है। तो आपका जो हो जाएगा न्यूरॉन कोशिका 3 प्रकार के हो गया। कौन कौन से हो जाएगा? तो डेंड्रॉन हो जाएगा, सेल बॉडी एवं एक्सोन हो जाएगा। और इसी तरह से जो है आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, वहाँ से जा करके आप अवश्य जुड़िएगा, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वहाँ पर मिलते रहेगा। और आपको बता दें कि बिहार में वैकेंसी का भरमार है। आप कंटिन्यूटी पढ़ाई में लगे रहिए, तभी आप जा करके अचीव हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह से जो आज का वीडियो पूरी तरह से समाप्त होता है। धन्यवाद।